जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम भारत की भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में दोस्तों हमने भाग 1 के अंतर्गत आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम मुख्य तौर पर कडप्पा और विंध्यन या कोडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था उसी ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने एक चार्ट देखा हुआ था दोस्तों, जैसा आप अभी सामने देख पा रहे हैं, और इस चार्ट में कहीं ना कहीं आप पाते हैं कि भारतीय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो इन 4 मुख्य तौर पर किया गया। उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका पूरे रॉक्स का इस 4 उसमें आपको देखने मिलता है। और ये 4 टाइप में सबसे पहला है आपका आर्कियन एरा, ठीक है, यानी कि आद्य महाकल्प की चट्टानें। सेकंड है पुराण एरा यानी पुराण महाकल्प की चट्टानें। थर्ड है द्रविड़न वाला आपका एरा, और फोर्थ है यहाँ पर आर्यन एरा यानी कि आर्य महाकल्प की चट्टानें, जिसमें से हमने आद्य महाकल्प की चट्टानों यानी कि आर्कियन एरा में 2 चट्टानों का अध्ययन किया हुआ था। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आज दोस्तों हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? तो आज इस चार्ट में मुख्य तौर पर हम अपने सेकेंड टाइप यानी कि पुराण महाकल्प की चट्टानों में मुख्य तौर पर इन दोनों किनकी कोडप्पा और विंध्यन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसका प्रारंभ करें, पर उसके पहले आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके पहले का लेक्चर आपका कंप्लीट हो। मान लीजिए यदि आप आज ही इस वीडियो लेक्चर से शुरुआत कर रहे हैं देखने की, तो ज़रूर कोशिश करें कि जो पहले के लेक्चर हैं उन्हें आप कंप्लीट करते हुए आएँ, क्योंकि सभी के सभी जो तार हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बनाना है तो आपको बेस से ही पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए यदि आप पहले लेक्चर से नहीं अध्ययन कर सकते हैं तो कम से कम भाई इसका भाग 1 से अध्ययन तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ये भाग 2 है, पार्ट 2 है, तो इसके जो पहले की बातें हैं वो पार्ट ए में ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उसका अध्ययन वहाँ पर कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और इस प्रारंभ में हम सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण है वो ये देखें कि हमें जो पढ़ना था, जो सीक्वेंस, वो हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों अपने उस ट्रिक के माध्यम से अधाकु विगोद, अधाकु विगोद, इसे आप जरूर याद रखें। भारत में मुख्य तौर पर यही चट्टानें आपकी देखने मिलती। आ से आपकी कौन सी थी? तो वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर इसके बाद कोडप्पा आपको देखने मिला। आगे चलते हुए में विंध्यन आपको देखने मिलता है। इसके बाद आपको गोंडवाना की क्रम की चट्टानें देखने मिली, और गोंडवाना से जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े हमें देखने मिलता है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। हालांकि दक्कन ट्रैप के बाद भी आगे हमने जब देखा तो हमें देखने मिली थी टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और इसके बाद हमें देखने मिला था क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। और इन सभी का हमने क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ था 4 टाइप में, यानी कि जो मोटे तौर पर इनके जो परिवार हैं वो 4 और उसी के अंतर्गत आते हैं ये। तो हमने पहले वाले में देखा हुआ था कि ये दोनों जो है हमारा वो कौन सा एरा है, तो वो हमारा आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं या आद्य महाकल्प की चट्टानें। तो ये हो गया आपका आर्कियन एरा। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये दोनों हमारे थे पुराण एरा या पुराण, तो आपका ये हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भाई बीच में हमें देखने मिला था एक जो महत्वपूर्ण है द्राविड़न एरा, जिसके विषय में हमने उतना ज़्यादा अध्ययन इसलिए नहीं किया या नहीं करेंगे क्योंकि इसका भारत में बहुत ज़्यादा विस्तार हमें देखने मिलता नहीं है और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते नहीं हैं। फिर जो हमारे लास्ट के आते हैं ये सभी हमारे कहलाएंगे आर्य महाकल्प की चट्टानें। तो बीच में हमें देखने मिलेगा द्राविड़ एरा, पर उसके अंतर्गत हमें ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है। तो ये 4 हमें मुख्य तौर पर देखने थे और इन 4 के अंतर्गत हमने पहला वाला अध्ययन कर लिया है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का हमने अध्ययन किया हुआ है। अब आर्कियन के बाद हमारा किसका क्रम है दोस्तों? तो वो हमारा क्रम है पुराण एरा का, यानी कि कोडप्पा और विंध्यन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया तो हमने पाया वहां पर कि भाई प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी? प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला थी, और जब इसमें शीतलन स्टार्ट होता है, जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे वैसे आगे चलते हुए इसमें एक पपड़ी जमती चली जाती है, और वो जो आपकी पपड़ी है वही आपकी क्रस्ट है, वही आपकी भूपरपट्टी, वहीं पर चट्टानें हैं, वहीं पर सारी चीज़ें हैं। अब जब वो ठंडी होती है तो वहाँ पर आप पाएंगे कि भाई जो कठोर आवरण बना वो सबसे पहले कौन सा है? आर्कियन। यानी कि सबसे प्रारंभ में दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने मिला कि भाई इस आपके अर्थ में जिसकी चर्चा हमने की हुई है, हमने पेंजिया पढ़ लिया, पेंथलासा पढ़ लिया, तो ये जो आपका बीचों बीच का भाग था जब ये ठंडा हो गया दोस्तों तो ये बहुत कठोर आवरण हो गया, और यही कठोर आवरण आपका कौन सा था? ऊपर का आर्कियन क्रम की चट्टान। और अगली जो महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों वो ये कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टानें ही आपकी इग्नियस रॉक है, यानी कि आग्नेय शैलें हैं। तो सबसे पहले जब मैग्मा या कोई ऐसी गर्म चीज जब ठंडी होती है तो याद रखिएगा जो पहले क्रम की चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं आपकी इग्नियस रॉक।
देखिए रॉक एक अलग आपका फॉर्मेट रहेगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, यानी कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल है, और ये आपका एक अलग ब्लॉक है। तो दोनों को उस हिसाब से आप बांट करके ही पढ़िएगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद हमने देखा था भाई धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और धारवाड़ का अध्ययन हमने कैसे किया हुआ था कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के ही अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के उपरांत जिस चट्टान का जन्म होता है वह चट्टान आपकी कहलाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और फिर आगे चल करके अब हमें जो अध्ययन करना है वो है हमारा दोस्तों पुराण क्रम की चट्टानें। अब देखिए पुराण में कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने मिलती हैं। तो एक जो सीक्वेंस है बिल्कुल ईजी है, ईजीएस्ट है, उसमें कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए आपको, बहुत आसान है कि भाई आर्कियन से कुड़प्पा, आर्कियन से आपका धारवाड़, और धारवाड़ से आपकी जाएगी कुड़प्पा, और कुड़प्पा से जाएगी विंध्यन, विंध्यन से गोंडवाना, यानी कि हर एक चट्टान अपने पिछले वाली चट्टानों की टूट फूट से ही निर्मित हो रही है, उसी के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से ही निर्मित होती चली जाएगी। ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, पर इसमें हमें जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि भाई हमें ये याद रखना है कि जो दक्कन ट्रैप है यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि जब हम इसमें पहुंचेंगे तो हम उसे समझेंगे ही, पर अभी हम जहां पर हैं हम वहां देखें, हम कहां पर थे भाई, हम थे कडप्पा और विंध्यन में। तो कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो सीन है वो कुछ इस हिसाब से है कि इनका निर्माण तो हुआ है डेफिनेटली आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के उपरांत, यानी कि हमने कहा कि जो पुराण समूह है, पुराण महाकल्प है, इसका जो उद्भव है वो आर्कियन एरा, आर्कियन महाकल्प की चट्टानों के, यानी आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के उपरांत हुआ। पर जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो पुराण महाकल्प है दोस्तों आपका, है ना, इसे आप नोट कीजिएगा, पुराण महाकल्प के बारे में आपको याद रखना है कि ये जब निर्मित होना प्रारंभ हुआ, जब इसका विकास हो रहा था, तो उस दौरान जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि अभी भी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर ऑफ इंडिया कहाँ का भाग था, तो वो गोंडवाना का भाग था। अभी भी वो अलग नहीं हुआ है, अभी भी वो स्वतंत्र नहीं हुआ है, वो वही स्थिति जो हमने पार्ट ए में बात करी है कि पेंजिया है, पैंथालासा है, पेंजिया है, दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अब वहां से अभी भी पृथक होना अभी प्रारंभ हो रहे हैं, पर पूर्णता भी हुए नहीं। तो उसी क्रम में आप यहाँ पर एक बिंदु नोट कर लीजिएगा, वो ये कि भाई पुराण का जब विकास प्रारंभ हुआ तो वो किसका भाग था, वो गोंडवाना का ही भाग था, वो अभी टूटा नहीं है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट करके रखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि जब पुराण महाकल्प की हम बात करते हैं और पुराण महाकल्प के अंतर्गत हम कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में जो इनका उद्भव हमें देखने मिलता है दोस्तों, वो हम कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको ये बिंदु नोट करके रखना है कि दो भूसन्नतियां थीं, दो सिंक्लाइन थी, जियो सिंक्लाइन दो थी। एक था आपका इस वाले एरिया में जिसे हम नाम दे रहे हैं कुड़प्पा भूसन्नति, और एक इस एरिया में था दोस्तों, इसे नाम दिया जाता है विंध्यन भूसन्नति। तो आप इन्हें भी जरूर नोट करके रखिएगा, इसका नाम है विंध्यन भूसन्नति कि इसका नाम है कुड़प्पा भूसन्नति, कुड़प्पा भूसन्नति, या कुड़प्पा आप इसे जियो सिंक्लाइन भी कर सकते हैं। और इन्हें नोट जरूर करते चले जाइए, इनके विषय में समझते चले जाइए, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर ही छुपे हुए हैं दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ सीखने मिलता है जब हम कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करते हैं। और हमेशा मेरा तो मानना रहा है कि भाई कुछ भी पढ़ो आप जो कुछ भी पढ़ो उसमें 3 प्रकार की आप अपनी अप्रोच रखो। पहली तो ये कि अगर उसकी कोई अवधारणा है, अगर उसका कोई कॉन्सेप्ट है, छोटा सा भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको जरूर समझो। दूसरा ये है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट तो जुड़े हुए होंगे निश्चित तौर पर, तो आपको उन फैक्टों को भी अपने साथ में सहेजते हुए चलना है, उन्हें ले करके चलना है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है। और इसके बाद जो तीसरा है वो ये कि जितनी ट्रिकें होती हैं, अगर कहीं पर सारगर्भित है, कहीं पर आवश्यकता है तो उसे ले लें, साथ में रखें, अन्यथा अनावश्यक ट्रिकों को बनाना भी हानिकारक है। मेरा कहना यह है कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे तो भी समस्या है, सिर्फ आप फैक्ट पर बेस्ड रहेंगे तो भी समस्या है, सिर्फ आप ट्रिक पर बेस्ड रहेंगे तो भी समस्या है। तो हमें तीनों को लेकर के चलना है, यही आपकी स्मार्ट स्टडी है। जहां आवश्यकता है ट्रिक की वहां ट्रिक रख लें, जहां पर फैक्चुअल है डाटा वहां फैक्ट। अब जैसे हमने कहा भारत की राजधानी दिल्ली है, अब आप कहो सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर तो बहुत बड़ी नालायकी हो गई भाई, है ना, क्योंकि अब उसमें काहे का कॉन्सेप्ट, तो फिर समझिए चीजों को उस हिसाब से। नेक्स्ट चलें, हम आते हैं अपने पॉइंट पर। तो आपने पाया कि भाई विंध्यन भूसन्नति है, कडप्पा भूसन्नति है। अब मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो ये है कि आखिर ये भूसन्नति होती क्या है, आखिर ये जियो सिंक्लाइन जो हमने शब्द सुना, ये शब्द है क्या। तो जियो सिंक्लाइन दोस्तों वास्तव में वही है जैसा आप सिंक को देखते हैं, यानी एक द्रोणी, एक सिंक।
आप किसी भी सिंक को देख सकते हैं, आपके घर में वॉश बेसिन हो सकता है, या आपने होटलों में देखा ही होगा, दुकानों में देखा होगा, मूवियों में देखा होगा, वो जो आपके ऐसे सिंक जैसी स्थिति होती है, या किचन में लगे होते हैं सिंक, तो वही आपका ऐसी ही एक स्थिति प्राकृतिक तौर पर धरातल में बनी हुई है। वो नेचुरल है, वो बनाई नहीं गई है, वो बनी हुई है। कैसी स्थिति दोस्तों? तो ये जो आप ऐसा देख पा रहे हैं, यह एरिया वास्तव में, ये जो आपका एरिया है, इस भूसन्नति वास्तव में कैसी दिखती है? तो भूसन्नति वास्तव में दोस्तों कुछ ऐसी सिंक जैसी स्थिति होती है। अब मतलब कहने का ये है कि ये जो भाग है, ये कहीं ना कहीं आपका छिछला पड़ा भाग था। छिछला यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जल इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर जो सागरीय जल है वो बिल्कुल छिछला पड़े होने के कारण यहाँ पर अवसाद भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए, सिंकलाइन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम पर्वतों का अध्ययन करेंगे। भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करने ही वाले हैं। तो हमारा जो वो चैप्टर रहेगा उसमें आप सिंकलाइन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है जो कि पर्वतों की उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी हम वहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो विस्तृत चर्चा होगी वो हमारी उन पर्वतों वाले चैप्टर में होगी, यानी भारत के भौतिक विभाजन में होगी। यहाँ पर हम इसे इतना ही समझ सकते हैं और आसान भाषा में समझ सकते हैं कि भाई एक ऐसा धरातल का एक ऐसा स्थल जो क्या है, तो आपका छिछला हुआ है, वहाँ पर कह सकते हैं कि एक ऐसी सिंक जैसी आकृति है, एक ऐसी द्रोणी बनी हुई है, और चारों तरफ से मलबा आकर के या अवसाद आकर के जो सेडिमेंट्स हैं वो उसमें क्या हो रहे हैं, उसमें उसको पाटते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब पाटते चले जाएंगे तो अब आगे क्या होगा, अब आप इसको समझिएगा। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ कि मान लीजिए ये एक प्लेस है, अब ये कुछ ऐसा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हुआ क्या भाई, कुछ मलबा इधर से आया, कुछ मलबा यहाँ से आया। क्योंकि देखिए नदियों का काम क्या होता है? नदियों का काम है सतत बहते रहना। जब तक है जान, जब तक पानी है तब तक तो वो प्रवाहित होती ही रहेंगी, और प्रवाहित होंगी तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स, कुछ ना कुछ कंटेंट को वो आगे लेके जाएंगी ही जाएंगी। तो देखिए होता क्या है भाई, वो मलबा आगे ला करके बहा करके इसमें डालती हैं। अब देखिए वो मलबा है किसका, वो कंटेंट है किसका, वो सेडिमेंट्स है किसके, वो अवसाद किसके हैं? तो वो अवसाद हैं दोस्तों आपके आर्कियन और धारवाड़ के। क्योंकि प्रारंभ में है क्या, प्रारंभ में पृथ्वी आग का गोला है, पृथ्वी में कोई चट्टान है ही नहीं, कोई आपका परपटी, भूपरपटी, क्रस्ट, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। जब वो ठंडा हुआ तो सबसे पहले कौन सी चट्टान आपको मिलती है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो आखिर टूट फूट आर्कियन से ही तो होगी। और फिर जब, इसीलिए तो हमने इसको एक नाम दिया था, इसलिए तो हमने इसका एक उपमा दी थी कि इसे ही हमने कहा था बेसमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि आधार सम्मिश्र। तो आधार क्यों कहा? आधार इसीलिए तो कहा क्योंकि ये सभी का आधार है। इसी से टूट फूट हुई तो आपकी धारवाड़ बन गई। टूट फूट इन द सेंस अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सारी चीजें हुई, एरोजन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, ये सब चीजें हुई। तो फिर वहां से धारवाड़, और अब जब इन दोनों से टूट फूट हुई, क्योंकि इनमें जब पानी पड़ा तो पानी ने इनको बहाया, तोड़ा, आगे बहाया, तो जब ये अपर्दित होकर के और इनका जब निक्षेपण होना प्रारंभ हुआ तो ये पूरा मलबा नदियां ला करके क्या करती हैं, इन्हीं जगहों पर पाटते चली जाती हैं। अब देखिए मान लीजिए ये खाली है, ये एक द्रोणी है आपकी, एक सिंकलाइन है, ये आपकी एक सन्नति है, ठीक ऐसी ही जैसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या, इसमें मलबा आते चला गया, आते चला गया, आते चला गया। अच्छा दूसरी बात, प्रेशर भी लग रहा है अगल बगल से। क्यों? क्योंकि भाई दोनों तरफ तो धरातल है ना, धरातल, और साथ में हमारी जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, ये भी मूव कर रही है। देखिए सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट दो फिर वो हो, है ना। प्राकृतिक तौर पर ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं दोस्तों। देखिए मैं इसे कुछ इस हिसाब से समझा सकता हूँ आपको कि आपका ये जो शरीर है, हमारा मानव शरीर, अब क्या इसमें ऐसा होता है क्या कि हमने खाना खाया तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो वर्क करने लगा तो हमारे बाकी तंत्र जो हैं वो वहाँ पर रेस्ट मोड पे चले जाएं? नॉट पॉसिबल। एक साथ ही चल रहा है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, भाई वो हृदय का काम है ब्लड को फिल्टर, आपका ब्लड फेंके जा रहा, पंप किए जा रहा, तो वो चलते चले जा रहे। किडनी का काम है जो वो किए जा रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि भाई जो शरीर के अंदर की जैसी सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ऐसे ही प्राकृतिक तौर पर जो है वहाँ पर सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। सूर्य है, सूर्य के बगल से आप देख रहे हैं कि भाई एक पृथ्वी है या दूसरे ग्रह हैं, वो चक्कर लगाए जा रहे हैं। चंद्रमा अपना काम करे चला जा रहा है। प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी के अंदर जो चल रहा है वो चलते चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो अभी इसी क्रम में हो क्या रहा है कि भाई एक तरफ से नदियाँ मलबा ला करके वो कर रही हैं, और एक तरफ से हो क्या रहा है, दोनों तरफ से दबाव भी लग रहा है। दबाव के चलते होता क्या है, देखिए जैसे आप ये अंदर की ओर पा रहे हैं, तो अब जब इसमें अगर पूरा कंटेंट भर जाएगा, आप इसे कुछ इस हिसाब से समझिए कि आप अपने हाथ में कुछ भी कंटेंट, घर में जो कुछ भी हो XYZ, आप उसे लीजिए और उसे ऐसे दबाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपने हलवा लिया हुआ है, मान लीजिए आपने चावल लिया हुआ है, आप ऐसे चावल को ऐसे दबाते चले जाइए, धीरे धीरे देखिएगा वो उठते चला जाएगा। तो भाई अगर ये एक आप देख रहे हैं प्लेट में
कुछ है, और जब इसे ऐसे दबाया जाएगा तो जैसे ये अंदर की ओर फोल्ड हो रहा है ऐसे ये ऊपर की ओर भी फोल्ड होता है, और ऐसे निर्मित होते हैं आपके उठान वाले क्षेत्र, धरातल पर उठे हुए क्षेत्र, और यही उठे हुए क्षेत्र आपके पर्वत के रूप में देखने मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली इतनी सारी जो आपसे चर्चा की गई है इसका प्रमुख कारण यह है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए, और वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपके इस एरिया में ये वाला आपका एरिया दोस्तों एक घाट का निर्माण कर देता है। वो घाट आपका कहलाता है पूर्वी घाट, आप इसे जरूर नोट कीजिए, पूर्वी घाट। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपको दो पर्वत देखने मिल जाएंगे, दो आपको ऐसे उठे हुए भाग देखने मिल जाएंगे। वो आपका है क्रमशः एक विंध्यन पर्वतमाला और एक आपकी देखने मिलेगी सतपुड़ा श्रेणी। तो ये ऊपर वाला आपका है विंध्यन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, और नीचे वाला ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वतमाला। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीधे कि भाई पूर्वी घाट का निर्माण किस सन्नति के कारण हुआ, तो पूर्वी घाट का निर्माण आपका कुड़प्पा भूसन्नति के कारण आपको देखने मिला, और विंध्यन के कारण विंध्यन पर्वत या विंध्यन पर्वत का निर्माण विंध्यन भूसन्नति के कारण सतपुड़ा पर्वत में भी आपकी विंध्यन भूसन्नति की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सभी कैसे पर्वत हैं, ये सभी मोड़दार पर्वत हैं, ये सभी फोल्ड हैं, मोड़ हुआ है इनमें, क्योंकि आप देखेंगे कुछ इसका उद्भव कुछ इस हिसाब से हो रहा है। इसके अलावा ये भ्रंशोत भी हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश है। इन सभी की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर तो बस आप अपने कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जिन चट्टानों को हम पढ़ने जा रहे हैं उन चट्टानों का निर्माण कैसे हो रहा है, उनका विकास कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही अपर्दित हुई, अपक्षय हुआ उनका निक्षेपण हुआ, वो बह करके नदियों द्वारा बहा करके लाया गया, मलबा हुआ और उनका सेडिमेंट यहाँ पर जमा हुआ, और यही सेडिमेंट आगे चल करके कुछ वर्षों के पश्चात आपको परतदार रूप में देखने मिला, और यही फिर चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। और वो चट्टान आपकी कौन सी कहलाती हैं, तो क्रमशः कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो दोस्तों ये सारी जितनी जानकारी है आप इसे जरूर नोट करें, और अब हम आगे बढ़ते हैं, कुड़प्पा और विंध्यन के बारे में आगे चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपका यहाँ पर एक बेस क्लियर हो रहा होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों अब कडप्पा क्रम की चट्टानों के विषय में या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के विषय में, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हैं और इनका ही हमें अध्ययन करना है। इसे आप बारंबार रिवाइज करते चले जाइए नोट करके, तो आपका यहाँ पर जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में इसका निर्माण के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्माण कैसे हुआ, तो अभी ही हमने इसके पहले ही कॉन्सेप्ट के साथ समझा हुआ है कि निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण के क्रम में महत्वपूर्ण है मुख्य तौर पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के उपरांत। हालांकि आर्कियन और धारवाड़ दोनों भी आपका इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के उपरांत इस क्रम की चट्टान का उद्भव या विकास होता है। आपका यहाँ पर एक टॉपिक क्लियर। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों इसके अलावा इसके नामकरण को लेकर के कि आखिर इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ही क्यों पड़ा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, देखिए आप ना जब नोट्स बनाए तो आप पूरा लिखें। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा हुआ कुड़प्पा, आप लिखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। उसका कारण है हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, पर आपके पास नोट्स में जगह की कमी नहीं है, या फिर आप अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, पर हाँ प्रयास करें आप। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, जैसे आपने एपी, तो आप एपी को लिख सकते हैं भाई, आंध्र प्रदेश के लिए शॉर्ट में है ना। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो नामकरण है वो मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाए जाने के कारण हुआ है। यानी ये चट्टानें भारत में सबसे पहले कहाँ पर पाई गई, तो ये पाई गई आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। तो कुड़प्पा जिले के कारण ही इसका नाम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कर दिया गया। ये चट्टानें यहाँ पर दोस्तों अर्धचंदाकार रूप में देखने मिलती हैं, तो इसकी जो आकृति है वो कुछ ऐसी है, अर्धचंदाकार में है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। इसके आगे यदि बात करें और इससे क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि धारवाड़ की तुलना में ये आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। धारवाड़ की तुलना में ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो हम जैसा कि देखते चले आ रहे हैं कि चाहे वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हो, चाहे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो, या चाहे अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हो, इनमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का अभाव वास्तव में इसलिए है दोस्तों क्योंकि उस समय तक आप पा रहे थे आर्कियन और धारवाड़ में कि भाई मानव का या किसी भी जीव का आपको उद्भव देखने ही नहीं मिल रहा था। हालांकि बात की जाए जब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पृथ्वी पर जीवों का उद्भव अब हो चुका है, पर फिर भी इसमें जीवाश्म का अभाव है। कुछ जगहों को यदि हम छोड़ दें तो कुछ अपवाद हैं, उन्हें छोड़ते हुए जीवाश्म का अभाव ही है। नेक्स्ट, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मुख्य तौर पर आपको इनमें क्या क्या देखने मिलेगा, तो चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, खड़ियाँ, रंगीन बलुआ पत्थर,
तो मतलब कहने का है कि भाई यहाँ पर आपको धात्विक अधात्विक दोनों देखने मिल रहे हैं, क्योंकि लोहा भी है, तांबा भी है, मैग्नीज भी है, कोबाल्ट भी है। तो ये आपके हुई कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलने वाले जो भी आपके मिनरल्स हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु, चाहे वो मेटल हो नॉन मेटल हो, ये सभी आपको यहाँ पर देखने मिले। नेक्स्ट पॉइंट कि ये भारत में मुख्य तौर पर कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो एक तो आपका इसका गढ़ ही हो गया कि आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, क्योंकि इसी के आधार पर ही इसका नाम पड़ा। आंध्र प्रदेश का कौन सा है क्षेत्र दोस्तों, ये तो कुडप्पा। नेक्स्ट इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ देखने मिलती है, तो आप नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। कुछ मात्रा में दोस्तों आप यहाँ पर कर्नाटक में भी देख पा रहे हैं। आपके सामने मैप है, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो एरिया है आपका वो आंध्र प्रदेश वाले ब्लॉक में है, इसके अलावा कर्नाटक में भी है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो ये कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये आपका सीजी का एरिया भी कवर करके रखा हुआ, जबकि उड़ीसा झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर भी ये चट्टानें पाई जा रही हैं। इसके अलावा कृष्णा घाटी में भी आपको देखने मिल रही हैं ये चट्टानें। अब जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो ये है कि भाई इसे आंध्र प्रदेश में पापाधनी श्रेणी या पापाधनी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, पापाधनी श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसे गुजरात और राजस्थान, गुजरात से होते हुए राजस्थान, ये कुछ इस हिसाब से फैली हुई दोस्तों, फिर ये दिल्ली तक भी जाती है, इसका जो विस्तार है वो दिल्ली तक भी है। तो इसे राजस्थान में मुख्य तौर पर दिल्ली रिस्क के नाम से या दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानों को पापाधनी श्रेणी के नाम से जाना जा रहा है, तो ऐसे ही राजस्थान में इसे दिल्ली रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका कुडप्पा क्रम की चट्टानों के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। आगे बात की जाए इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमें क्या देखने मिल रहा है, तो वो है दोस्तों आपका मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कि इसी क्रम की चट्टानों या इसी भूसन्नति के उपरांत, कुडप्पा भूसन्नति के उपरांत ही हमें हमारे पूर्वी घाट के निर्माण की प्रक्रिया देखने मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों मुख्य तौर पर कि पूर्वी घाट का निर्माण हमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही देखने मिलता है। तो आप इसका बढ़िया एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों। विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के विषय में सबसे पहला प्रश्न तो बनता है इसके निर्माण को लेकर के। तो देखिए, जहां बाकी चट्टानों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई उसकी पूर्ववर्ती चट्टान के अपक्षय अपर्दन वाले पॉइंट ने, ये हमें ही डायरेक्ट देखने मिला, ऐसा ही प्रश्न हमें देखने मिला। यहाँ पर दोस्तों चीजें थोड़ी सी परिवर्तित आपको देखने मिलेंगी। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जो ऑप्शन पे मिलेगा निर्माण में, वो मिलेगा जल निक्षेपों द्वारा। अब देखिए, ये जल निक्षेप कौन है? ये जल निक्षेप, यह निक्षेप है समुद्र व नदी घाटियों में एकत्रित हुए निक्षेप। अच्छा, हालांकि निक्षेप वही है कि आपका पिछली चट्टान के निक्षेपण, यानी कि उसके अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण के उपरांत। अब देखिए, इसकी पिछली चट्टान कौन सी है? तो इसकी पहले की चट्टान है कुडप्पा क्रम की चट्टान है। तो कहीं ना कहीं कुडप्पा क्रम की चट्टानें ही इसका आंसर होगा कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन के उपरांत। लेकिन उसके पहले यदि हम देखें तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा हुआ है कि भाई आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो अवसाद हैं वो आकर के जब विंध्यन भूसन्नति में मिलते हैं या वहाँ पर उसको पाटते हैं निरंतर, तब जाकर के इस क्रम की चट्टानों का विकास हमें देखने मिला। लेकिन हमें इसके आंसर को व्यवस्थित तौर पर देखना होगा कि भाई ऑप्शन में क्या है। अब डिपेंड ऑन ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या है, बिना ऑप्शन के तो चीज़ें व्यवस्थित होती नहीं है। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई जल निक्षेपों के द्वारा। अब इसका प्रमाण कैसे मिला है? हमें जो चूना पत्थर प्राप्त हो रहा है या बलुआ पत्थर प्राप्त हो रहा है, यह इस बात का घोतक है, यह इस बात की जानकारी देता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि इस क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो मुख्य तौर पर जल निक्षेपों द्वारा हुआ है, और ये निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों के द्वारा एकत्रित हुए। अब समुद्र में एकत्रित हुए का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि छिछला सागर था, और ये कौन है? ये वही सिंक्लाइन वाली स्थिति। और कौन सा सिंक्लाइन है दोस्तों? ये तो विंध्यन सिंक्लाइन यानी विंध्यन भूसन्नति, और इसी से निर्माण होता है विंध्यन क्रम का। आपकी जो पूरे के पूरे चट्टानें देखने मिली, या विंध्यन पर्वतमाला देखने मिलती है, या उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला देखने मिलती है। तो अब यहाँ पर आपका इसका नामकरण भी क्लियर होता है कि इसका नामकरण मुख्य तौर पर किस आधार पर? तो विंध्याचल पर्वतमाला के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया, और आपका इसका निर्माण भी क्लियर होता है यहाँ पर। अब बात आती है कि ये कैसी चट्टान है, तो ये परतदार चट्टान है, और हर परतदार चट्टान आपकी सेडिमेंट की ओर इशारा करेगी, मतलब ये रॉक आपकी कौन सी होगी? तो सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जीवाश्मों का अभाव है। कुछ आप चीजों को छोड़ दें तो जीवाश्म यहाँ पर लगभग नदारद हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं, उन्हें आप यदि छोड़ देते हैं तो जीवाश्म का अभाव ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो इसका विस्तार, कि भारत में आप इसका मुख्य तौर पर जो विस्तार देखते हैं वो कितना है? तो वो लगभग दोस्तों 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने मिलता है। यह पूर्व में झारखंड या बिहार वाले सेक्शन के सासाराम और रोहतास से लेकर के, यानी आपका ये बिहार झारखंड वाले से लेकर के पश्चिम में
गुजरात के बॉर्डर से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। और उत्तर की हम बात करें दोस्तों तो यूपी के आगरा से लेकर के दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या वर्तमान में नर्मदापुरम तक इसका विस्तार। तो ये पूरा एरिया, ये सेक्शन इतना बीचों बीच का कवर करता है, ये आपका विंध्यन क्रम। और इस क्रम की चट्टानों की जो विशेषता है वो ये है कि ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भवन निर्माण सामग्री से आशय है कि इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर वाला पत्थर और आपका चमकीला या रंगीन पत्थर, इसके अलावा जो फायर क्ले होती है दोस्तों, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी और वर्ण मिट्टी, ये भी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है तो आप यहाँ एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं, वो ये है कि चूना पत्थर ही तो आधार है आपके सीमेंट उद्योग का। जैसे उद्योग की जननी कोयला को हमने कहा, रोटी कहा, वैसे ही यहाँ पर सीमेंट उद्योग का जो आधार है वो चूना पत्थर है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट उद्योग का आधार करके अगर प्रश्न पूछा जाता है या भवन निर्माण करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भवन निर्माण या इमारतों के निर्माण हेतु किस क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं या किस क्रम की चट्टानों का प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण हेतु, तो इन सभी का आंसर चला जाएगा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। उम्मीद है आपके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। हमने देखा यहाँ पर बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर किस रंग का, तो मुख्य तौर पर लाल रंग का, पर ना केवल लाल रंग का, इसके अलावा चमकीले और रंगीन पत्थर भी यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं। तो अब देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ जो अहम प्रश्न है उसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही रहा है। लगभग 2016 या 15 के लास्ट की एक परीक्षा थी, उस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, सांची का स्तूप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे प्रश्न निरंतर पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जरूर कीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। तो देखिए, वहां से चीजें निकल करके आए कि भाई ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमने इसे भी सम्मिलित किया हुआ है कि इन्हीं क्रम की चट्टानों से आपका लाल किला, आगरा, आपका जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद का किला, आपका सांची स्तूप इत्यादि का निर्माण हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने पहले ही आपका यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया कि भवन निर्माण सामग्री इसमें पाई जाती है। तो भवन निर्माण सामग्री के अंतर्गत आपके ये सारे प्रश्न यहाँ पर इसमें लिंक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भादर, कैमूर और बिजावर। भादर, बिजावर, कैमूर की जो श्रेणियां हैं दोस्तों, वो इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। आप इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा कि भादर, कैमूर और बिजावर की श्रेणियां इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। और अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण अपने फैक्ट की ओर, और वो है दोस्तों हीरा। हीरा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, जो हीरा है वो इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि आखिर हीरे के उत्पादन में दोस्तों भारत में जो प्रथम स्थान है वो मध्य प्रदेश के पन्ना का ही है। और पन्ना विश्व प्रसिद्ध है, पन्ना का हीरा दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। तो यह जो पन्ना है आपका, ये मध्य प्रदेश, ये कहाँ आ रहा है, ये इसी आपके इस क्षेत्र के बीच में आ रहा है। यानी कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर का जो बीचों बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र फंस रहा है, ये है पन्ना। तो आपका पहला तो आंसर हो गया कि मध्य प्रदेश के पन्ना की खानें, या पन्ना के अलावा सतना के मझगवा की खानें दोस्तों, ये जहाँ से हीरा आपको प्राप्त हो रहा है, ये किसके अंतर्गत आती है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आंध्र प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी हैं इस क्रम की चट्टानें। तो आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा की खानें हैं, वहां से जो हीरा प्राप्त होता है वो भी इन्हीं क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों, तो कोहिनूर विश्व प्रसिद्ध हीरा, जिसके नाम के आधार पर ही आंध्र प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश कहा गया। तो ये जो है मुख्य तौर पर कोल्लूर की खान से प्राप्त हुआ था हमको। और देखिए, खान वगैरह अपनी जगह पर है, बाकी चर्चाएं अपनी जगह पर है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस क्रम की चट्टानों से हमें मिला यह हीरा, कोहिनूर हीरा। तो ये हमें देखने मिला विंध्यन क्रम की चट्टानों से। आप इसे व्यवस्थित तौर पर नोट करते चले जाइए। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो ये कि जैसे ही भवन निर्माण सामग्री हमने देखी, मतलब ये जो हमारे महत्वपूर्ण पत्थर हैं जैसे संगमरमर है इत्यादि, ये सभी मूर्ति कला में भी इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति कला, इसे भी नोट कीजिएगा आप, मूर्ति कला में भी इनका यूज होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकल करके आएगा वो ये कि ये जो चट्टानें हैं या विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं, या विंध्यन क्रम की जो भूषण नदी रही आपकी, इसने जल विभाजक का कार्य किया। ये जल विभाजक का कार्य करती हैं किसके मध्य, तो ये चट्टानें जल विभाजक हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत, और ऊपर में यानी उत्तर में गंगा के मैदान के मध्य। तो ऊपर में दोस्तों क्या है, गंगा का मैदान है, और दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो इसके बीच में जो जल विभाजक का कार्य अदा करती हैं या इसकी भूमिका निभाती हैं, वो चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पुराण महाकल्प के अंतर्गत आने वाली कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का संपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम अपनी चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आर्य महाकल्प की, अर्थात गोंडवाना, दक्कन, क्वाटरनरी, टर्शियरी चट्टानों के बारे में। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।